ठीक है, अब देखो हमें ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ आनी चाहिए इंटीग्रेशन की, जो हमें फिजिक्स में बहुत काम आएगी। इंटीग्रेशन की जब आप बात करोगे बेटा, आपने कहा रिवर्स प्रोसेस डिफरेंशिएशन की है, हाँ मान लिया, कोई दिक्कत नहीं बेटा। मैं आपको कुछ पूछूंगा पहले, फिर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये कोई ग्राफ है, ठीक है बेटा। क्या आप इस क्या आप इस ग्राफ का एरिया निकाल सकते हो, इस ट्रायंगल का? मैं सब कुछ दे दूंगा बेटा। मान लो यहां से ये y है, ये x है, और ये दूरी मान लो 10 है, ये मान लो 20 है। क्या आप इसका एरिया निकाल सकते हो? यस, सब कह रहे हैं यस। मतलब ट्रायंगल का एरिया निकालना है बेटा, कुछ नहीं करना। ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट होता है, सब कर सकते हैं। आवाज नहीं आ रही है? ठीक है, तो मतलब आपको इस ट्रायंगल का अगर मैं एरिया बताऊंगा तो आप निकाल सकते हो। आप लिखोगे सर एरिया इसका आएगा सीधे हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, जो भी फिर बेस होगा जो हाइट होगा, तो आप कर सकते हो उसको। मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो आप इजीली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अरे सर ये तो हमें पता था, हमें इंटीग्रेशन पढ़ाओ, ये क्या पढ़ाने बैठ गए आप? बेटा ये आप देख लो आप, ठीक है ना, आपको काम आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपको बेटा ये दे दूंगा, ऐसा ग्राफ दे दूंगा, क्या आप इसका एरिया निकाल सकते हो? बाकी मैं वैल्यूज दे दूंगा, यहाँ कितना वैल्यू, यहाँ कितना, यहाँ सब कुछ दे दूंगा। क्या इसका एरिया निकाल सकते हो? हाँ निकाल सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी हम निकालेंगे। अच्छा, क्या बेटा आप इसका एरिया निकाल सकते हो? स्ट्रेट लाइन ही है, ठीक है। क्या आप इसका एरिया निकाल सकते हो? हाँ। इसमें क्या करते हो आप? इसको ट्रायंगल में, इसको रेक्टेंगल में, इसको ट्रेपीजियम में, या इसको और एक और ट्रायंगल, ऐसे करते हो, फिर सबका निकालते हो। मतलब कभी भी आपको कहीं दिक्कत नहीं आए एरिया निकालने, ठीक है। इसका एरिया भी आप निकालोगे, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, इसका आप एरिया इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मान लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर ठीक है। अब अगर बेटा मैं आपको ऐसे दे दूंगा, इसका बताओ एरिया। मान लो आपके पास कोई कर्व ऐसे, बताओ क्या आप इसका एरिया निकाल सकते हो? क्या बेटा जी आप इसका एरिया निकाल सकते हो? नो। इस पे बेटा आप फंस गए, ठीक है। ये कुछ ऐसे हैं, कर्व है, जो भी है, आप इसका एरिया नहीं निकाल सकते। मेरी बात क्लियर है? इसको एरिया निकालने के लिए हमें प्रॉब्लम हुई, और इसी के लिए फिर हमें इंटीग्रेशन काम करता है। अगर बेटा आप इसका एरिया निकालोगे, देखो आप क्या करोगे, सुनो। आप क्या करोगे बेटा, हम कैसे करते हैं, मतलब इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, मतलब इसका एरिया भी हम नहीं निकाल सकते। कोई कोई ऐसी फॉर्मूला आज तक आई नहीं जो इस कर्व का इंटीग्रेशन आपको डायरेक्ट देगा, सॉरी एरिया देगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ही करते हैं, वही देता है, ठीक है। देखो बेटा हम क्या करेंगे, मैं इसको ऐसे करूंगा। मैं अभी ये कर्व है बेटा, ऐसे ऐसे है। अगर मैं मान लो इस कर्व को यहाँ पे एक छोटी सी स्ट्रिप में तोड़ दूं, मतलब मैंने इसको छोटी एक स्ट्रिप तोड़ दी। अब ये स्ट्रिप बनाई क्यों मैंने, मतलब यही होता है इंटीग्रेशन का, यहां से ही आपकी बेस बनेगी इंटीग्रेशन। ध्यान से सुनना, देखो मैं करूंगा कैसे इसका एरिया, मुझे इसका, चाहे कोई, पहले मैं कर्व थोड़ी अच्छी सी ले लूंगा, ये थोड़ी कर्व ज्यादा वैसी होगी, मैं कर्व थोड़ी ऐसे अच्छी बनाऊंगा। मान लो ये कर्व है, ठीक है, इस कर्व का, ठीक है बेटा जी। नहीं बेटा आज बुकलेट नहीं होगी, ठीक है, बुकलेट नहीं होगी आज डिस्कस। तो ऐसे आपकी ये वाई और ये एक्स मान लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, कोई दिक्कत। तो मुझे इसका एरिया निकालना है। देखो मैं क्या करूंगा, मान लो मैंने यहाँ पे बेटा एक छोटी स्ट्रिप काटी, इसको हम स्ट्रिप बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्ट्रिप, स्ट्रिप है, बहुत पतली स्ट्रिप है, बहुत पतली स्ट्रिप, बहुत पतली स्ट्रिप, मतलब आपको दिखेगी नहीं, इतनी पतली स्ट्रिप है, ठीक है। अब इस स्ट्रिप काटने का क्या फायदा हुआ, देखो बेटा फायदा क्या हुआ, ये जो यहाँ पे ये कर्व थी, यहाँ पे ये ऐसे कर्व थी ना, अरे ठीक है नहीं,
अब अगर तू छोटी स्ट्रिप काटेगा, ये छोटी, ये जो ये कर्व थी, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी कि नहीं बनेगी? कल भी मैंने बोला था, बनेगी कि नहीं? और जो बेटा ये स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप कुछ ऐसे बनेगी। अगर मैं इसको जूम करूं, इसको जूम कर लो बेटा, अगर मैं इसको जूम करूं तो ये कुछ ऐसे दिखेगी क्या आपको? क्या ये ऐसी स्ट्रिप है कि नहीं है? सब हाँ या ना बताओ। क्या ये स्ट्रिप ऐसी है कि नहीं है? हाँ सर, ये स्ट्रिप एक्चुअली बेटा ये है, ये लगता है ये इतनी पतली होती है, इतनी पतली होती है। जो ये कर्व होता है ना, ये कर्व इसको लगता ही नहीं ये कर्व है, इसको लगेगा यहाँ पे ये स्ट्रेट है, यहाँ पे ये स्ट्रेट है, क्योंकि ये कर्व बहुत बहुत पतली स्ट्रिप होती है, वेरी थिन स्ट्रिप होती है। मेरी बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। जो बेटा ये स्ट्रिप है, ये इतनी इतनी थिन है, इतनी थिन है, तो यहाँ पे जो इसकी ये थिकनेस है, इसको हम dx मानते हैं। क्योंकि आपको पता है फिजिक्स में dx जब लिखोगे या dy जो भी लिखो, d का मतलब होता है बहुत कम चेंज, 0.0000000000001 चेंज। क्या हो रहा है? बहुत कम होता है। तो ये चेंज है, इसको हमने डेल्टा x मान लिया, सॉरी dx मान लिया, बहुत कम चेंज है। और बेटा ये तो अच्छा खासा हाइट है, इसको मैंने y1 मान लिया। क्या मेरी बात क्लियर है? y1 मान लो, y2 मान लो, y0 मान लो, जो भी आपकी मर्जी। तो मतलब ये हुआ कि मैंने क्या किया, मुझे इसका एरिया चाहिए था, मैं नहीं निकाल पाया मैं। तो मैंने क्या किया, मैंने एक स्ट्रिप काटी, वो स्ट्रिप इतनी छोटी काटी, जैसे मैंने कल डिफरेंशिएशन में किया था, एक और दो पॉइंट को इतना क्लोज लाए, वो कर्व क्या बनी थी? स्ट्रेट लाइन। फिर सीधे tan थीटा निकाला, dy by dx आया था, फिर tan थीटा, वही तो स्लोप होता है, स्लोप ही मतलब डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे क्या किया आपने, ये जो स्ट्रिप है ये इतनी पतली, ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लग रही है मुझे, ये रेक्टेंगल लग रहा है नहीं लग रहा है? अच्छा, इसका एरिया कितना है इस स्ट्रिप का? मतलब स्ट्रिप का एरिया इसका ये dx और ये कितना y। ये रेक्टेंगल है कि नहीं, पहले हाँ या ना बताओ। रेक्टेंगल का एरिया बताओ बेटा आप, रेक्टेंगल का एरिया। ये रेक्टेंगल बना कि नहीं बना? सब बताओगे। ये रेक्टेंगल क्यों बना है बेटा? ये रेक्टेंगल इसलिए बना है क्योंकि ये वाली इसकी इतनी पतली है, ये हाइट ये स्ट्रेट बन गई, ये कर्व नहीं रह गई बेटा। यहां से यहां तक ना इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप्स होंगे, बहुत ज्यादा स्ट्रिप्स होंगे। ठीक है, तो ये मान लो ये एक, जैसे एक मान लो आप एक स्ट्रेट लाइन खींचो, आप उतनी भी थिकनेस नहीं है इसे, उससे भी कम है। ठीक है, तो बहुत कम थिकनेस है, इसके लिए अब मैंने ये जूम कर लिया, अब आपको लग रहा है ये बड़ी है, बट ये इतनी बड़ी नहीं है। हाँ, थ्रेड जैसे, वेरी गुड। तो ये डेल्टा एक्स और ये वाई, इसका एरिया, तो एरिया ऑफ स्ट्रिप अगर मैं देखूंगा, एरिया ऑफ स्ट्रिप जो मैंने स्ट्रिप काट दी, वो आएगा बेटा जी डी y1 इंटू डी एक्स, y1 dx। क्या मेरी बात क्लियर है? क्योंकि मुझे पता है ये रेक्टेंगल है बेटा, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो मैंने वही किया, y1 इंटू डेल्टा एक्स। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? अब आप क्या करोगे? हाँ सर ये तो कर लिया, अब इससे क्या फायदा हुआ है हमें? इससे फायदा ये हुआ बेटा, आप एक ही स्ट्रिप नहीं काटोगे, आप ऐसे ही हजारों स्ट्रिप काटो। यहाँ पे और एक स्ट्रिप काटो, काट दी, यहाँ पे और एक स्ट्रिप काट दी। अब इसका मान लो y2, इसका मान लो y3 हाइट ये वाली, और यहाँ डेल्टा एक्स ही dx ही रहेगा, यहाँ dx ही रहेगा, क्योंकि इसमें तो इसकी थिकनेस बहुत कम है, हाइट तो इसकी h1 y1 y2 y3 होगी। तो इसका मतलब है सेकंड स्ट्रिप का अगर देखोगे आप, एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप कितना आएगा? इसका आएगा y2 dx, और अगर बेटा इसकी बात करोगे तो इसका आएगा y3 dx। ऐसे ऐसे आएगा स्ट्रिप का एरिया कि नहीं आएगा? हाँ सर आएगा। एरिया ऑफ स्ट्रिप इसका y1 dx, y2 dx, y3 dx, ऐसा ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपने छोटे छोटे स्ट्रिप कर दिए। क्यों कर दिए छोटे छोटे स्ट्रिप? क्योंकि मैं और कोई तरीका है ही नहीं मुझे, इंटीग्रेशन का रूल ही यही होता है, आप छोटे छोटे टुकड़ों में काटो और उनको फिर इंटीग्रेट करो, यही होता है इंटीग्रेशन का मतलब। अब मुझे क्या करना है, यहां तक कितने स्ट्रिप्स आएंगे पता नहीं, बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप्स आएंगे, जोड़ो एक एक को। अगर आप चाहते हो फिर एक का एरिया प्लस दूसरे का फिर तीसरे का, तब तो तेरे को कितना लगेगा? 50-60 साल लगेंगे। 60 साल के बाद भी रिजल्ट क्या आ जाएगा? गलत आएगा। अगर आप वैसे जोड़ना चाहोगे ना, मैं सर एक का स्ट्रिप का एरिया निकालूंगा, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, मतलब समेशन करोगे बेटा। कैसे करोगे? आप करोगे सर हम निकालेंगे एरिया, हाँ सर हम निकालेंगे। कैसे? मैं करूंगा y1 dx प्लस y2 dx प्लस y3 dx, ऐसे ऐसे करके मैं हजारों स्ट्रिप्स बनेंगे और मैं जोड़ूंगा। मैंने कहा 10-15 साल लगेंगे और फिर लास्ट में रिजल्ट क्या आ जाएगा? गलत आ जाएगा। मेरी बात क्लियर है? क्योंकि कर ही नहीं पाओगे इतनी को एरिया, ये एक स्ट्रिप, दो स्ट्रिप, 4, 50-60 थोड़ी है, ये तो बहुत ज्यादा है। तो इनको करने का ये तरीका नहीं है। इसको हटाने के लिए
ये एरिया की प्रॉब्लम को हटाने के लिए आ गया इंटीग्रल। क्या आया बेटा? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन सीधे कह रहा है कि y dx को क्या करो बेटा, ऐसे, इसको बोलते हैं इंटीग्रल। क्या बोलते हैं? इंटीग्रल। और इंटीग्रल इसको सीधे जोड़ के दे देता है। क्या मेरी बात क्लियर है? आप जो ये समेशन करते थे ना बेटा, y1 प्लस dx प्लस y2 dx प्लस y3, ये बहुत ज्यादा होता है। बट इंटीग्रल ने क्या कहा, इंटीग्रेशन ने कहा मैं आपको मैं एक मेथड बताऊंगा इंटीग्रेशन जिसको हम बोलते हैं, वो कहां से कहां तक। मान लो किसी को बोलना है यहां से यहां तक, यहां आप मान लो x0, यहां से मान लो x, आप ठीक है बेटा, यहाँ कुछ भी x1 मान लो, तो आप बोलोगे x0 से x तक, x1 तक आपको इंटीग्रेशन करना है y dx, आपको सीधे मिलेगा एरिया। क्या मिलेगा बेटा जी? एरिया ऑफ, एरिया अंडर द कर्व। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? तो मतलब ये हुआ कि है तो एक्चुअली ये जोड़ना ही, इसीलिए मैंने बोला ना इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना। लेकिन कब, किसको जोड़ना? पहले छोटे, मतलब तोड़ना है उसको बहुत छोटी स्ट्रिप में, उन स्ट्रिपों को फिर जोड़ना, उसको हम बोलते हैं बेटा क्या? इंटीग्रेशन। लास्ट पॉइंट रिपीट कर दो सर। लास्ट पॉइंट मैंने ये कहा बेटा, जो ये स्ट्रिप्स है ना, ये स्ट्रिप 1 2 3 बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप्स है इसमें, तो आपको इनको जोड़ने का एक ही तरीका है इंटीग्रेशन। वैसे अगर आप जोड़ोगे तो मैं कह रहा हूं नहीं हो पाएगा, मतलब नॉर्मली, क्योंकि स्ट्रिप्स बहुत ज्यादा बनते हैं। आपको लग रहा है यहाँ पे 1 2 3 है, ये 3 ही नहीं, ये बहुत ज्यादा बनेंगे बीच में ऐसे ऐसे। तो आपको इनको ऐसे जोड़ने से काम नहीं बनेगा, आपको इनको कैसे जोड़ना पड़ेगा बेटा? इंटीग्रल से। इंटीग्रल क्या कहता है, कहां से कहां तक जोड़ना है, y dx करो, आपका डायरेक्ट आंसर। वो क्या होता है फिर हम देखेंगे कैसे करते हैं इंटीग्रेशन, वो नहीं कह रहा हूं मैं अभी। आप बस याद रखो कि इंटीग्रेशन होता क्या है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? लिमिट क्या होता है बेटा, लिमिट वगैरह सब मैं बता दूंगा। ये लिमिट क्या होता है, ये लिमिट होता है कहां से कहां तक इंटीग्रेशन की, यहां से यहां तक, है ना। कहां से कहां तक तो जरूरी है, कोई बोलेगा यहां से यहां तक ही तो ये वाला आएगा, कोई बोलेगा यहां से यहां तक तो ये वाला आएगा। तो कहां से कहां तक, इनको बोलते हैं लिमिट्स। ये मैं बता दूंगा आपको कहां से कहां तक, ठीक है। तो आपको एरिया आ जाएगा। आपको क्या करना है, इन स्ट्रिपों को जोड़ने का तरीका होता है, उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का ये साइन होता है ऐसे, ये सांप की तरह होता है ऐसा, ठीक है। ये होता है इंटीग्रल। मेरी बात क्लियर है? ऐसे लिखने का ये तरीका होता है। एरिया, ये एरिया देता है यहाँ पे, एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। तो इंटीग्रल अगर आपको आई लिखना है, आई मतलब इंटीग्रल, वो होता है ऐसे, ठीक है, वाई डी एक्स, वाई डी एक्स। फिर कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो सारा हम सीखेंगे बेटा। अभी आप बस ये ध्यान दो कि इंटीग्रेशन आया क्यों, ठीक है। तो इसीलिए ये, इसने हाफ, ऑलमोस्ट हाफ जो कैलकुलस है, हाफ मैथ्स कवर कर दिया इसने अकेले, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। मेरी बात क्लियर है? ओके, वेरी गुड। तो आपको ये पता चला कि अगर हमें इंटीग्रेशन करनी है, हमें छोटे छोटे स्ट्रिपों में करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा उस चीज को, और उन छोटे छोटे स्ट्रिपों को फिर क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चनों में आपको ये करना पड़ेगा, पूरे +1 +2 में बहुत बार यूज आएगा। और जहां पे आप फंस जाते हो ना क्वेश्चन में, नॉन मेडिकल वाले बच्चे तो फिर नहीं फंसेंगे, क्योंकि उनको फिर इंटीग्रेशन बहुत करनी पड़ती है +2 में। बट मेडिकल वाले बच्चे तो ज्यादातर इसमें फंस जाते हैं, इवन नॉन मेडिकल भी फंसेंगे अभी तो, क्योंकि अभी उन्होंने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ी। फिर अगले साल वो बहुत इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, फिर तो वो क्वेश्चन कर ही देते हैं, उनको फिर कोई दिक्कत नहीं हो जाती, क्योंकि बहुत सारी इंटीग्रेशन पढ़ते हैं वो। फिर अभी के लिए बेटा आपको भी ध्यान देना पड़ेगा, जब तक आपकी मैथ्स में आप वो करोगे। अभी तो जो फिजिक्स में काम आएगा वो आपको आना चाहिए, मतलब आपको ये छोटा स्ट्रिप काटनी आनी चाहिए, फिर उसको लिमिट लगाना है, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना आपको आना चाहिए, ठीक है। मेरी बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चलो अब देखो, अब इंटीग्रेशन की कुछ फॉर्मूला है, वो आप कल भी मैंने ऐसे ही पढ़ाया आपको। मैंने पहले बोला डिफरेंशिएशन होता है क्या है, स्लोप होता है, और इंटीग्रेशन होता है क्या है, एरिया अंडर द कर्व, उसके कर्व के एरिया जो अंडर होगा वो देते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन होती है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। और फिर डिफरेंशिएशन में हमने डिफरेंट फॉर्मूलाज देखे, वो आपने याद कर लिए, रिमेंबर कर लिए। वैसे ही आपको इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूला मिलेंगे, वो आपको याद करने पड़ेंगे। वो आपको याद हो जाएंगे, उसके बाद ही हम आगे कर सकते हैं इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस, क्योंकि अगर आप याद नहीं रखोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। क्या क्या याद रखना आपको? पहली, देखो बेटा, इंटीग्रेशन अगर आप पहले ऐसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन को इंटीग्रल बोलते हैं इसको, ठीक है, या इंटीग्रेशन भी बोल सकते हो, ये लिखने का तरीका है, ठीक है। जैसे मैं बोलूंगा y dx, पढ़ते ऐसे हैं y dx, इंटीग्रेशन y विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, ऐसे होता है। चलो देखो,
अब फॉर्मूला है, पहली फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx, अगर ऐसा होगा x पावर n dx, ठीक है, x पावर n dx, ठीक है, ओके बेटा कोई दिक्कत नहीं। इसकी जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है x, अच्छा डिफरेंशिएशन क्या होती थी इसकी, डिफरेंशिएशन होती थी x पावर n की डिफरेंशिएशन क्या थी, n इंटू एक्स पावर n माइनस वन, वेरी गुड। इंटीग्रेशन होती है x पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन। स्क्रीन ब्लर हो रहा है बेटा, बीच बीच में कभी हो जाता है, एक दो मिनट के लिए, फिर खुद ठीक हो जाएगा ये। मैं कह रहा हूं x पावर n की इंटीग्रेशन क्या है, x पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन, x पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन, ठीक है। ये इंटीग्रेशन है, क्या दिक्कत है इसमें, इंटीग्रेशन तो सिंपल सी बात है, और ज्यादा आपको यही यूज आएगी, यही फॉर्मूला वहां पे भी आई थी ना, x पावर n, डिफरेंशिएशन में बेटा ज्यादा यूज आएगी आपको, फिजिक्स में ज्यादा ये यूज आती है, और यहाँ पे भी ये ज्यादा यूज आएगी, लेकिन इसमें आगे लिख लेना n शुड नॉट इक्वल टू माइनस वन, माइनस वन के बराबर n नहीं होना चाहिए। क्यों, अगर ये माइनस वन के बराबर रखोगे तो ये नॉट डिफाइंड होगा, देखो होगा कि नहीं, x पावर टू सॉरी x पावर जीरो डिवाइड बाई हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस वन रखोगे तो ये नॉट डिफाइंड होगा कि नहीं, नीचे डिवाइड जीरो तो नहीं होता है ना मैथ्स में, मेरी बात क्लियर है। तो n को बेटा आपको माइनस वन नहीं रखना है, ठीक है, वो इन्फिनिटी चला जाता है, वो आपको नहीं करना है, बाकी जो भी होगा वैल्यू वो रख सकते हो आप। x को बेटा यहाँ पे n माइनस वन नहीं रख सकते आप, बाकी जो भी होगा उसको आप कर सकते हो, ठीक है, ये एक फॉर्मूला हो गई। अच्छा एग्जाम्पल अगर करोगे इस पे, मान लो बेटा मैं बोलूंगा व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब, बताओ dx के साथ ही, इसको इसके साथ ही, मतलब जो वेरिएबल होगा वही करता है, ऐसा नहीं है x को d थीटा से करोगे इंटीग्रेट। मेरी बात सुनो, कल भी मैंने बोला था डिफरेंशिएशन में भी हम क्या करते थे, जिसको डिफरेंशिएट करते थे विद रेस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल करते थे कि नहीं, यहाँ पे भी जिसको इंटीग्रेट करना है उसी के रेस्पेक्ट में करना है, ठीक है, एक्स क्यूब dx, तो एक्स क्यूब dx इसको इसी के रेस्पेक्ट में करना है, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते हो एक्स क्यूब डी थीटा, ना बेटा ऐसा नहीं, इसको इसी के रेस्पेक्ट में, कितना आएगा बताओ, एक्स पावर फोर डिवाइड बाई फोर, कोई दिक्कत नहीं, बस एक्स पावर थ्री प्लस वन डिवाइड बाई थ्री प्लस वन, तो ये कितना हुआ एक्स पावर फोर डिवाइड बाई फोर। मतलब इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, इसमें तो वही जोड़ना होता है ना, आप क्या करना है यहाँ पे इसको जोड़ो, तीन को एक जोड़ो और जो ऊपर आता है वही डिवाइड करना है, क्या है मेरी बात क्लियर है। चलो अगर मैं बताऊंगा व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स, बताओ बेटा जी, बताओ बेटा जी, एक्स क्यूब बाई थ्री, क्या बात है, एक्स क्यूब बाई थ्री, और बेटा यहाँ पे प्लस सी भी हम लिखते हैं, है ना, ये ध्यान देना थोड़ा बहुत, प्लस सी भी लिखते हैं, ये होता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, क्या होता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, आपके लिए जैसे है ही नहीं, अगर नहीं भी रखोगे तो मान लो है ही नहीं आपके लिए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ज्यादा जो आपकी इंटीग्रेशन आएगी वो आएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन वो इंटीग्रेशन होती है जिसमें हम लिमिट्स लगाते हैं, यहां से यहां तक लिमिट लगाते हैं, जब हम लिमिट लगाते हैं ये खुद चला जाता है, भाग जाता है, ठीक है, और इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फॉर्मूला में लिखा रहेगा, अगर अभी कोई बुक उठाओगे आप वहां प्लस सी लिखेगा तो आप बोलोगे ये तो पता नहीं क्या है तो कुछ नहीं, लिखो प्लस सी भी, ठीक है, तो यहाँ पे भी फिर प्लस सी साथ में आएगा, ठीक है। अच्छा इसका एक्स स्क्वायर डीएक्स की क्या आएगी, एक्स क्यूब प्लस डिवाइड बाई थ्री प्लस सी, व्हाट इज सी, सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। चलो अच्छा बेटा अगर मैं बताऊंगा, बताओ एक्स पावर माइनस वन की आप क्या बोलोगे, ये फॉर्मूला लगा सकते हो इसमें, नहीं, ये नॉट डिफाइंड होगा, मतलब ये फॉर्मूला आप इसमें नहीं लगा सकते हो, मेरी बात समझ आई, ये बात, ये एक ही कंडीशन पे वैलिड नहीं है, जब यानी किसके बराबर माइनस वन, इस कंडीशन पे ये वैलिड नहीं है। सर अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, बेटा उसके लिए दूसरी फॉर्मूला लिखो, अगर आपके पास इंटीग्रल वन बाई एक्स डी एक्स, यही हो गया ना एक्स पावर माइनस वन, अगर ऐसा होगा ये होता है किसके बराबर, नेचुरल लॉग एक्स, क्या मेरी बात क्लियर है, क्या मेरी बात क्लियर है, थोड़ी बहुत हो जाती है ब्लर बेटा, फिर ठीक भी हो जाती है खुद। इंटीग्रेशन वन बाई एक्स डी एक्स, तो आपने लिखा लॉग टू द बेस ई एक्स प्लस सी, मेरी बात क्लियर है, तो मतलब इस वाली कंडीशन के लिए अलग फॉर्मूला आएगी, ये वाली आप ये यहाँ पे नहीं लगा सकते हो, एक ही केस में यहाँ जब ये फॉर्मूला नहीं लगाओगे वो ये वाला केस है, ऐसा नहीं कोई बच्चा ऐसा करेगा इसको ऊपर लेगा, ये एक्स पावर माइनस वन आएगा, वो लिखेगा नॉट डिफाइंड, मैंने तो खुद बोला ये यहाँ पे वैलिड नहीं है, तो यहाँ पे आपने लिखा वन बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग लॉग एक्स प्लस सी, क्या क्लियर है, ये दूसरी फॉर्मूला क्लियर है बेटा जी।
यस, ठीक है। अब तीसरी लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स डी एक्स। बेटा इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन भी इसकी ई पावर एक्स ही होता है और इंटीग्रेशन भी ई पावर एक्स ही होता है, ठीक है। ई पावर एक्स की डिफरेंशिएशन भी ई पावर एक्स और इंटीग्रेशन भी ई पावर एक्स। अब देखो देखो, डिफरेंशिएशन आपको पता है ना, जो जो डिफरेंशिएशन आई थी ना उसको उल्टा करो, वही इंटीग्रेशन होती है। देखो मैं सारी चीज आपको बता दूं। चलो ये तो हो गए तीन। फोर्थ बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। क्या होगा? साइन एक्स की क्या होगी? माइनस कॉस एक्स। क्या होगी बेटा? माइनस कॉस एक्स। ठीक है, ठीक है, हाँ सर सही है। अच्छा, फिफ्थ, कॉस एक्स डी एक्स। क्या है कॉस की बेटा? साइन एक्स। वेरी गुड, प्लस साइन एक्स आएगा। क्या आएगा? प्लस साइन एक्स। ये ध्यान देना है, वहां पे बेटा जब आप डिफरेंशिएशन करते थे साइन की होती थी कॉस, बट यहाँ साइन की माइनस कॉस है, और यहाँ कॉस एक्स की क्या है? साइन एक्स। ठीक है, चलो ठीक है, वहां पे कॉस की डिफरेंशिएशन कॉस की होती थी माइनस साइन, बट यहाँ पे ऐसे है। ठीक है, ये तो 5 हो गया। 6, सेक स्क्वायर एक्स। क्या आएगा? tan x। वेरी गुड, क्योंकि tan x की डिफरेंशिएशन क्या है? tan x की डिफरेंशिएशन क्या है? sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या होगी? tan x। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर। अच्छा, cosec स्क्वायर x क्या होगी? माइनस cot x। वेरी गुड, माइनस cot x। क्योंकि cot x की माइनस cosec स्क्वायर x होती थी ना, इसलिए यहां माइनस लगाना पड़ा, माइनस cot x। क्या ये बात सबको क्लियर है? बेटा ये याद रखने पड़ेंगे आपको, ये आपको याद रखने पड़ेंगे मेनली बेटा। ये तो मेन है, वेरी इंपॉर्टेंट ये वाली, है ना। ये वाली भी बहुत बार यूज होएगी, ये बात भी कभी कभी यूज हो जाती है, और ये हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक वाली भी यूज हो जाएंगी। साइन एक्स की माइनस कॉस, कॉस एक्स की साइन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स की टेन एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स की माइनस कॉट एक्स। उल्टा कर लो बेटा, कोसेक स्क्वायर एक्स की डिफरेंशिएशन क्या थी? कॉट, सॉरी, हाँ कॉट एक्स की क्या थी? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स डिफरेंशिएशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स की कितनी आएगी? माइनस कॉट एक्स। ठीक है, हाँ बेटा प्लस सी सी भी लिखो आप, प्लस सी सबसे सबके साथ लिखना, प्लस सी सी आ जाएगा सबके साथ। सी सबके साथ है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में सी आता है। ठीक है, चलो ये 7, 8। और कौन सी थी बेटा? अच्छा आप बोलो, आप ही बोलोगे। सेक एक्स टेन एक्स की क्या होगी? सेक एक्स टेन एक्स की क्या होगी? इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स। क्योंकि सेक एक्स की डिफरेंशिएशन थी सेक एक्स टेन एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स की क्या होगी बेटा? सेक एक्स। ठीक है, 9th। और कौन सी? कोसेक एक्स कॉट एक्स। बताओ, कोसेक एक्स कॉट एक्स के क्या होगी? माइनस कोसेक एक्स। वेरी गुड, माइनस सेक माइनस कोसेक, क्योंकि कोसेक एक्स की क्या थी बेटा? माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? ये 9 और एक और आती है बेटा 10th, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ dx की कितनी होगी? ओनली dx है, मतलब 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी? 0 कह रहे हो आप? 0 नहीं आएगी, x आती है। यहाँ पे वो कांस्टेंट जो बोल रहे थे ना बेटा, अगर मैं यहाँ पे यहाँ कांस्टेंट की 0 नहीं होगी। अगर मैं बोलूंगा 3 की, क्या आप बोलोगे? 3x। अगर मैं 4 की बोलूंगा आप बोलोगे 4x, क्योंकि ये 1 है तो 1x मतलब x। ठीक है, 4 इंटीग्रेशन से बाहर आता है और आ जाती है इंटीग्रेशन। जैसे मैं अगर मैं ऐसे लिखूंगा a dx, a बेटा कांस्टेंट है तो आप लिखोगे ax इंटीग्रेशन। क्या मेरी बात क्लियर है? a dx, a बेटा इंटीग्रेशन से बाहर आता है, जो कांस्टेंट, जैसे उसमें भी डिफरेंशिएशन से बाहर आता था ना,
जो कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ होता था। तो ये भी बाहर आएगा, dx की क्या है x, तो ax आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे फिर आपको क्लियर हो जाएगा। क्या यहां तक किसी को दिक्कत है वो बताओ। 10 के 10 फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए बेटा। ओके बेटा ठीक है। अब देखो चलो, अब क्वेश्चन करेंगे, अब समझ आ जाएगा आपको पूरा। जैसे मैंने आपको बोला dx की x होती है, ठीक है, इसको देखेंगे कैसे होता है x। देखो मैं कैसे लिखूंगा बेटा इसको, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1 इंटू डी एक्स, मतलब 1 तो होता ही है इसके साथ, 1 इंटू डी एक्स। अच्छा, इस 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ x पावर 0, लिख सकता हूँ? हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि x पावर 0 क्या होता है, एनीथिंग रेज पावर 0 1 ही तो होता है। तो अब इस x पावर 0 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, अब इसकी इंटीग्रेशन करो, अब तो कर सकते हो। अब ये x पावर n वाली फॉर्मूला बन गई। बस n -1 के बराबर नहीं होना चाहिए, बाकी कहीं पे भी आप लगा सकते हो। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, x पावर 0 प्लस 1 डिवाइड बाई 0 प्लस 1। क्या मेरी बात क्लियर है? ये इसकी इंटीग्रेशन आ गई, प्लस c आ जाएगा उधर। तो ये कितना हुआ, x पावर 1 डिवाइड बाई 1 दैट इज x। क्या मेरी बात क्लियर है? तो मैंने क्या किया, dx को बेटा 1 dx लिखा, 1 को मैं x पावर 0 लिख सकता हूं। अगर मैं x पावर 0 लिख सकता हूं तो ये x बन जाएगी। ये तो इंटीग्रेशन है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? तो मतलब dx की इंटीग्रेशन x है। तो इसका मतलब अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दे दूं, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 4 dx, मतलब 4 की इंटीग्रेशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू x, आप क्या बोलोगे? 4x। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अगर मैं बोलूंगा व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 10x, सॉरी 10 की पूछूंगा तो आप क्या बोलोगे? 10x। क्या मेरी बात क्लियर है? अच्छा बेटा जी, चलो ये बताओ, अगर आएगा 5x स्क्वायर, बताओ क्या है इसकी इंटीग्रेशन? 5x स्क्वायर प्लस सी बेटा नहीं लिखने की जरूरत है, लेकिन मैंने बोला फॉर्मूलों में लिखा रहेगा, इसलिए आप परेशान ना होना, हमें कोई मतलब नहीं है इस चीज से, ठीक है। अब बार बार क्यों लिखूंगा सी, कोई मतलब ही नहीं है। वो मैंने इसलिए फॉर्मूला में लिखा है, क्योंकि अगर आप कोई बुक उठाओगे वहां पे लिखा रहेगा प्लस सी, फिर तो आप बोलोगे ये कुछ अलग चीज है, इसलिए मैंने लिखा है, ठीक है। वरना उससे कोई लेना देना है नहीं। हमें पढ़ेंगे डेफिनेट, ये तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, हमें पढ़नी है एक्चुअल में डेफिनेट इंटीग्रेशन, उसमें लिमिट्स लगाएंगे हम, ठीक है। 10 dx इज इक्वल टू 10x, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसकी 5x स्क्वायर की कितनी, आपने कहा 5 बाहर निकालो बेटा इंटीग्रेशन से, x स्क्वायर, dx साथ में है, मतलब इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में, ठीक है। 5 बाहर निकाला, x स्क्वायर dx। अब बताओ 5 तो बाहर ही है, x स्क्वायर dx की इंटीग्रेशन, बेटा जब आप इंटीग्रेशन करोगे ना तो ये इंटीग्रल फिर हटाया करो, तब तक नहीं हटाना है। देखो अभी मैंने इंटीग्रेशन नहीं की, मैंने बस 5 इंटीग्रल से बाहर निकाला, अभी इंटीग्रल यहीं पे है। अब जब मैं इसको इसको इंटीग्रेशन करूंगा फिर मुझे इंटीग्रल नहीं शो करना है, अब इंटीग्रल हट जाएगा। तो ये कितना आएगा, एक्स स्क्वायर की क्या आएगी, एक्स क्यूब बाई 3। यही तो आंसर है, 5x क्यूब बाई 3। हाँ, कांस्टेंट बाहर निकालना होता है इंटीग्रेशन से, और बाकी जो बचा है उसको इंटीग्रेशन कर लो एज इट इज, जैसे आप कर रहे हो, ठीक है। ठीक है, ओके वेरी गुड। चलो और क्वेश्चन कर लो कुछ। y इज इक्वल टू, या वैसे लिखी, चलो ऐसे भी लिखी, y इज इक्वल टू 10x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। एक बात सुनो, आपको इसको इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है। जब हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग कर लो, इसको अलग इसको अलग इसको अलग, बीच में प्लस है तो प्लस रखो, माइनस है तो माइनस रखो। जैसे हमें डिफरेंशिएशन में जब हमने अलजेब्रा किया था एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुई थी, बेटा इंटीग्रेशन में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब आपको अगर इसमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा y dx, आप अलग अलग कर सकती हो, 10x स्क्वायर dx को अलग कर लो, बीच में प्लस है तो प्लस ही रहने दो, फिर 4x dx कर लो, फिर बेटा -3 dx कर लो। क्या मेरी बात क्लियर है सबको? मतलब आपको क्या करना है, अगर आपको प्लस या माइनस रखा है आपको कोई दिक्कत नहीं है, इंटीग्रेशन करनी है, हर किसी को अलग अलग करो जैसे हम डिफरेंशिएशन में करते थे, ठीक है बेटा। तो y dx अगर मुझे निकालना है तो वो कितना आ जाएगा, 10 बाहर निकालो, x स्क्वायर की इंटीग्रेशन बताओ बेटा जी, x क्यूब डिवाइड बाई 3। क्या मेरी बात क्लियर है?
क्या मेरी बात क्लियर है? यस, +4 बाहर निकालो, x की क्या है, x² 2 -3 बाहर निकालो, dx की क्या है, x। क्या सबको क्लियर है? किसी को दिक्कत है तो बताओ। नहीं है किसी को भी दिक्कत? बेटा कर सकते हो आप। क्या करना है, x² है तो इसको क्यूब डिवाइड बाई 3, x है तो इसको स्क्वायर डिवाइड बाई 2, क्योंकि हमें क्या करना है, एक ऐड करते हैं, जो पावर होता है इसको एक ऐड कर लो, डिवाइड वही करना है, डिवाइड वही करना है, क्यूब डिवाइड x² डिवाइड 3x। ठीक है, 3 की 0 नहीं करोगे ना इंटीग्रेशन। नहीं बेटा, ये डिफरेंशिएशन नहीं है, इंटीग्रेशन है। यहाँ पे dx की x होती है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन लिखो। आपके पास क्वेश्चन है बेटा, y इज इक्वल x³ प्लस साइन एक्स माइनस e⁻x। क्या आप इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हो? क्या बेटा जी आप इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हो? हाँ, आप क्या लिखोगे, सॉरी आप क्या लिखोगे, y dx, क्योंकि y एज ए फंक्शन ऑफ x, तो इसी के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट भी करते हैं, y dx के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो x³ की क्या है, x³ की बताओ बेटा, बहुत इजी है, हाँ मुझे भी पता है ना। x³ की क्या है, x⁻4 डिवाइड बाई 4। मेरी बात क्लियर है? इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, कई बच्चे कह रहे हैं 3x²। ठीक है, प्लस साइन एक्स की क्या है, साइन एक्स की क्या है, माइनस कॉस एक्स। मैंने डायरेक्ट माइनस लिखा। बेटा याद रखना, साइन की कॉस एक्स डिफरेंशिएशन है, बट इंटीग्रेशन साइन एक्स की माइनस कॉस एक्स है। e⁻x की तो वही होती है, e⁻x की, चाहे डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो, इससे कोई मतलब नहीं है। चलो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। और क्वेश्चन कर लो। y इज इक्वल 2x² प्लस 1 डिवाइड बाई x प्लस cos x। बताओ, कर सकते हो बेटा? लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये बताओ कर सकते हो। हाँ सर कर सकते हैं। तो आपको इंटीग्रल करना है तो y dx निकालना है आपको। y dx निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, 2 सीधे बाहर आएगा, x² की क्या, x³ 3। क्या मैं क्लियर हूँ? क्या बेटा ये सबको समझ आ गया? प्लस 1/x, 1/x ध्यान रखना है, ये x⁻−1 होगा, वो फॉर्मूला नहीं लगानी है। वेरी गुड बेटा, log x है इसकी। ठीक है, log x प्लस cos x की क्या है बेटा, वो cos x की प्लस sin x इंटीग्रेशन। बस यही इंटीग्रेशन ज्यादा आपको यूज होती है ना। अब कंफ्यूज कहाँ होते हो बताओ मेरे को? ठीक है, हो गया, ये बात क्लियर हो गया? हाँ बेटा, ln भी आप लिख सकते हो उसको, बात तो एक ही है। नेचुरल लॉग को आप ln लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लिखो लिखूं क्या मैं भी? मैंने लिखा e। ठीक है, तो ये हो गया। अब बेटा सुनो, एक बात सुनो बेटा, हो जाएंगे थोड़ी, अब मिक्स तो हो जाएंगे, मैं तो वही कह रहा हूँ ना, थोड़ी प्रैक्टिस कर लो ना। इसीलिए आज जिस जिसको दिक्कत है बेटा, वो मेरे को क्या कहते हैं, ये मैसेज कर लेना, ठीक है, कि असाइनमेंट चाहिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का। मैं आंसर्स भी भेजूंगा, और फिर आप आराम से कर लेना प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से ही हो जाता है ये काम। ठीक है, बाकी टफ तो नहीं है, टफ तो नहीं कह सकते। ठीक है, चलो अच्छा बेटा, मान लो अब हम पढ़ेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब यही होता है बस कि इसमें बेटा लिमिट्स लगाते हैं, इसमें पता होता है डेफिनिट वैल्यू आ जाता है। अभी जो भी आपने निकाला इसमें प्लस सी भी होता है आगे, है ना। इसमें क्या होता है, डेफिनिट इंटीग्रेशन में हम लिमिट्स लगाते हैं, मतलब हमें पता होता है कहां से कहां तक हमें इंटीग्रल करनी है, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करनी है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दी, मैं आपको बोलूंगा बेटा मुझे x² dx की इंटीग्रेशन बताओ। आपने अभी किया था x³ 3 लिखा आपने, कोई दिक्कत नहीं है, बट बेटा मैं आपको लिमिट बताऊंगा। लिमिट हम यहाँ लिखते हैं, इसको यहाँ पे मान लो मैंने इसको लिमिट दिया 0 to 1, इसको बोलते हैं बेटा लोअर लिमिट,
आप ऐसे ही लिखना है इसको, और इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। लोअर लिमिट, अपर लिमिट, ठीक है। अब सर यूज कैसे करेंगे इनका, देखो कैसे करनी है। अगर आपको इंटीग्रेशन ऐसे 0 to 1 x स्क्वायर dx, ठीक है बेटा, तो आप क्या करोगे, पहले इंटीग्रेशन करो एक्स स्क्वायर की, क्या आएगा, एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3, क्या यही आएगा कि नहीं आएगा, एक्स क्यूब बाई 3 आएगा कि नहीं आएगा, ये यहां तक क्लियर है बेटा, ठीक है। अब प्लस सी नहीं लिखना है यहाँ पे, जब डेफिनेट इंटीग्रेशन होगी ना बेटा, प्लस सी नहीं लिखना है, यहाँ पे लिमिट देने हैं 0 to 1, लिमिट ऐसे ही लिखने का तरीका यही है, 0 to 1, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट। अब पुट करने होते हैं लिमिट्स। अब क्या करना है बेटा, पहले अपर लिमिट प्रोवाइड पुट करो माइनस करके लोअर लिमिट। क्या करते हैं हम बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हम करते हैं। पहले अपर लिमिट करेंगे, माइनस करेंगे लोअर लिमिट। क्या मेरी बात क्लियर है, मतलब पहले इंटीग्रेशन करनी है, फिर जो आंसर आएगा ना उसमें बेटा लिमिट अब पुट करने होते हैं लास्ट में। तो पुट जब आप पुट तो वेरिएबल को ही करोगे, कांस्टेंट को छेड़ना नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करोगे बेटा, पहले अपर लिमिट ले दो, अपर लिमिट क्या है 1, तो पहले मैंने इसको x को 1 पुट कर लिया, तो ये 1 क्यूब बना डिवाइड बाई 3, क्या कोई दिक्कत है इसमें। माइनस क्या करोगे, 0 आप पुट करना है, तो ये 0 क्यूब डिवाइड बाई 3 दैट इज 0, तो आपका आंसर आ गया 1/3। क्या मेरी बात क्लियर है, लिमिट का आंसर क्वेश्चन समझ आ गया बेटा। लिमिट ऐसे ही होता है, एक लोअर लिमिट एक अपर लिमिट, ये हमें एज इट इज रखनी है, पहले इंटीग्रेशन करो, कर ली, फिर लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो है, पहले अपर लिमिट माइनस करो लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस करो लोअर लिमिट, मतलब अपर लिमिट पहले अपर लिमिट पुट करो, फिर लोअर लिमिट पुट करो, ठीक है। और क्वेश्चन कराऊंगा तो क्लियरिटी आ जाएगी। देखो मान लो आपके पास क्वेश्चन है x है, चलो x dx, अब आपको बोला गया है 0 to 2 लिमिट है, बताओ आंसर, इसमें आंसर बता सकते हो आप, बताओ आंसर। 0 to 2 x dx, 2 आ गया, 2 2 2, सबका 2 आ रहा है, तो मतलब 2 ही आंसर होगा। वेरी गुड बेटा। तो आपने क्या किया होगा, आपने x की इंटीग्रेशन कर ली, तो क्या आया x स्क्वायर बाई 2। क्या मेरी बात क्लियर है, अब आपको लिमिट लगानी है, कहां से कहां लिमिट लगानी है, 0 to 2, 0 to 2, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कर लो अपर लिमिट प्रोवाइड कर लो, पहले x को पुट करनी होते, जो वेरिएबल होगा बेटा उसी में पुट करनी है, 2 से कोई मतलब नहीं है, तो x को पुट करो तो कितना आएगा, 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है। माइनस क्या करोगे, लोअर लिमिट, अब 0 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 तो 0 आ जाएगा, तो मतलब आपका आ गया 4 डिवाइड बाई 2 दैट इज 2, 2 आपका राइट आंसर है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये वाली इंटीग्रेशन आपका सीधे वैल्यू देगा कुछ, ये वाला प्लस सी सी करके कुछ वैल्यू देते हैं, इसलिए ज्यादा इंटीग्रेशन हम ये यूज करते हैं, हमें दिया जाता है कि कहां से कहां इंटीग्रेट करना है, ठीक है बेटा। 0 to 2 करना है, 0 to 3 करना है, उसी के अकॉर्डिंग आप करते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। चलो और क्वेश्चन करो। मान लो आपके पास क्वेश्चन है साइन थीटा डी थीटा, और आपको बेटा लिमिट लगाने हैं 0 to 2 पाई। क्या आप ये क्वेश्चन कर सकते हो बेटा जी, बेटा हाँ टफ नहीं है, कुछ नहीं है। चलो बेटा साइन का बताओ, देखो साइन थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो पहले आप ये कंफर्म कर लो, आप इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो। सर लिमिट कहाँ तक है बेटा, 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई, 2 पाई, क्योंकि एंगल की बात हो रही है, लिमिट भी एंगल में ही देगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे, हाँ क्वेश्चन में वो वहीं से अकॉर्डिंगली देगा, अगर एंगल के बारे में पूछेगा तो एंगल ही देगा। cos 2 पाई, cos 2 पाई आंसर आया, cos 2 पाई का वैल्यू तो बताओ बेटा, ब्लर है स्क्रीन, हो गया ब्लर, क्वेश्चन आ गया ना बेटा, ब्लर हो गया, चलो ठीक है। पहले इसकी इंटीग्रेशन बताओ, एटलीस्ट इंटीग्रेशन तो कर ही सकते हो। साइन की इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, और बेटा लिमिट कहां से कहां देने हैं, 0 to 2 पाई। क्या मेरी बात क्लियर है, ठीक है, यस। अब बेटा लिमिट दे दो,
माइनस कॉस 2 पाई माइनस माइनस प्लस कॉस 0। अच्छा कॉस 0 कितना होता है? 1। बेटा कॉस 2 पाई भी तो 1 ही होगा। 0 किसी ने आंसर ही नहीं बोला। कॉस 2 पाई का वैल्यू कितना है? कॉस 0 का वैल्यू कितना है बेटा जी? 1। तो कॉस 2 पाई का भी तो 1 ही होगा, तो मतलब -1 + 1, 0 आ गया आंसर। किसी ने हम 1 1 कह रहे हैं सारे आंसर। क्या ये बात क्लियर है? -2 कैसे आएगा बेटा? कॉस 0 का वैल्यू 1, कॉस 2 पाई का वैल्यू 1, तो ये माइनस हुआ ना, -1 + 1 तो 0 हो गया ना। तो कॉस के पीछे माइनस है तो इसीलिए तो ये -1 आया। कॉस 2 पाई का तो वैल्यू वही होगा ना जो कॉस 0 का होगा। चलो ये तो ट्रिग्नोमेट्री का है, देख लेना जो भी वैल्यूज है। हाँ बेटा, कॉस 2 पाई का तो मतलब 360 हो गया। कॉस का ग्राफ नहीं देखा आपने बेटा? 2 पाई होता है पीरियड का कॉस का। जो बेटा 2 पाई पीरियड होता है ना कॉस का, ग्राफ पता है ना कैसे है? जो 0 पे वैल्यू होगा 2 पाई पे वही होगा, रिपीट होगा वहां से ग्राफ। तो 0 पे अगर 1 है तो कॉस 2 पाई पे भी 1 होगा। अब ये माइनस बाहर है तो -1 + 1 0 होगा। चलो ठीक है, उड़ गए तोते आपके। अब चलो थोड़ा और क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन बताओ। 0 to 1 e⁻x dx बताओ। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लो बेटा। अब वो, अरे ये माइनस साइन है ना बेटा। अपर लिमिट पहले दिया तूने cos 2 पाई, ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया ना, क्योंकि यहाँ माइनस अपना था ना, इसलिए ये प्लस हो गया। मैंने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ही किया बेटा, थोड़ा कैलकुलेशन देख ले तू। e⁻x dx 0 to 1 लिमिट, तो आपने क्या किया होगा? e⁻x की e⁻x की है लिमिट कहाँ से? 0 to 1। e⁻1 माइनस e⁻0, तो कितना हुआ? e−1। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? अपर लिमिट पहले दिया 1, लोअर लिमिट 0, तो e−1 ही तो आएगा। सर कॉस वाला, ये वाला कहाँ दिक्कत है यार? आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो इसमें? हाँ देखो, देखो बेटा, देखो जिसको प्रॉब्लम है, माइनस बाहर निकाल, पहले निकाल दिया, इसको अलग रख ले। अब लिमिट दे दे कॉस थीटा को, कहां से कहां? 0 to 2 पाई, ठीक है, दे दे लिमिट दे दे। ये माइनस बाहर ही रखा, अब लिमिट दे दे तो cos 2 पाई माइनस कॉस 0। क्या मेरी बात क्लियर है? अब ये तो माइनस है ना बेटा, इससे तो इसको अब मल्टीप्लाई कर ले, ये माइनस कॉस 2 पाई और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos 0। अब क्लियर हुआ? चलो वेरी गुड। तो फिर 2 पाई का वैल्यू 1 होता है, cos 2 पाई का वैल्यू बेटा कितना है? cos 2 पाई का वैल्यू 1 है। तो 1 जब रखेगा तो माइनस टाइम्स कितना होगा? वो -1 प्लस cos 0 1 होता है तो 0 ही तो आएगा। ओके वेरी गुड, ठीक है, समझ आया, ये भी हो गया। चलो, तो ऐसे ही आपको क्या करना है, पहले अपर लिमिट देना है, माइनस लोअर लिमिट करना है, ठीक है, ये बात ध्यान देनी है आपको। चलो क्वेश्चन और करो। अब आप इंटीग्रेशन पे नहीं फंसते हो, आप फंस गए ट्रिग्नोमेट्री पे, ठीक है। क्वेश्चन मान लो बेटा जी, x⁴ + 3x, इसका dx कर लो और लिमिट दे दो 0 to 1। चलो इजी होगा 0 to 1। बताओ, बताओ बेटा जल्दी आंसर बताओ, इसका डायरेक्ट आंसर आएगा।
यही आया। ये आया सबका। पहले अपर लिमिट, इसको इसको अपर लिमिट दे दिया 1, फिर माइनस कर लिया लोअर लिमिट दोनों जीरो हो जाएंगे, मैंने इसलिए लिखा -0 तो 1.7 आपका आंसर आ जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, चलो ठीक है बेटा जी। अच्छा देखो, अब एक बात और है इसमें इंटीग्रेशन में, वो आप सुन लो। तो लिमिट आपको समझ आ गई बेटा, अपर लिमिट लोअर लिमिट में कोई दिक्कत है? कर सकते हो, बाकी प्रैक्टिस हो जाएगी, वो आप मैं क्वेश्चन दे दूंगा आपको, वहां प्रैक्टिस कर लेना, सब आ जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा एक चीज और है बेटा इसमें, अगर हमारे पास ऐसा होगा ax प्लस बी का पावर, चलो ऐसे मैं एग्जाम्पल ही ले लूंगा डायरेक्ट, मान लो आपके पास बेटा है e पावर 2x dx, जैसे वो हमने वो चेन रूल किया था ना बेटा, वैसा कुछ है ये। देखो e पावर x की क्या है इंटीग्रेशन, e पावर x, बट बेटा यहाँ पे है e पावर 2x, तो इसको आप क्या कर लोगे, वैसे ही देखो, वैसे ही कर लो, e पावर 2x एज इट इज कर दिया, जैसे आप e पावर x करते हो, और 2x की जो डिफरेंशिएशन है वो डिवाइड करनी है, ये ध्यान देना है, 2x की जो डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू x वो डिवाइड करनी है, तो क्या है 2x की डिफरेंशिएशन तो 2 ही है। क्या मेरी बात क्लियर है? ये और एक तरीका है, इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसको देख लो, बस इतना ये इंटीग्रेशन में, उसके बाद फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मतलब प्रोडक्ट में कैसे करेंगे। ठीक है, हाँ, तो मैंने क्या कहा e पावर 2x dx है, e पावर 2x dx, तो इसको बेटा वैसे ही कर लो जैसे आपने कल के एक को छुपा के कर लो, e पावर 2x कर लिया, अब बेटा जो 2x की डिफरेंशिएशन है वो डिवाइड कर लो, जैसे और क्वेश्चन मैं दे दूंगा e पावर 3x dx, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे e पावर 3x, और 3x क्या है डिफरेंशिएशन 3 प्लस c, ये आपकी इंटीग्रेशन है। ठीक है, चलो इस पार्ट को मैं फिर कल डिस्कस करा दूंगा। ठीक है, आज के लिए आज इतना ही करेंगे, मेरी बात क्लियर है? कल बेटा हमें दो चीज हमें इसमें पढ़नी है, वो हम करेंगे, और क्वेश्चन भी करा दूंगा। हाँ बेटा, एंगल वाले क्वेश्चन भी कल करा दूंगा, और मैं आपको क्या कहते हैं ये पीडीएफ भेजूंगा इसकी, डीपीपी, मेरे को मैसेज कर देना जिसको चाहिए। ठीक है।